बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्ट में हमारे पास डिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ट्रसेस। इससे पहले हमने बात की थी डिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्लेक्शन को मुहैया करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी मेथड यूज़ होते हैं उसमें से पहला हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, या इसको हम यूनिट लोड मेथड भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि व्हाट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क मेथड, और हमारे पास इसका जनरल प्रोसीजर क्या होगा। देन हम इस पर दो एग्जाम्पल्स करेंगे ऑफ अ ट्रस। सबसे पहले हमारे पास अगर इसके जनरल प्रोसीजर की बात की जाए या हमारे पास इसके बेसिक फार्मूले की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वन टाइम डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इंटू एन एल अपॉन ए ई। हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेन एनर्जी की बात की थी, वो हमारे पास क्या था, एन स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ए ई। यहाँ वही एन स्क्वायर किस में स्प्लिट हो गया, स्मॉल एन में और कैपिटल एन में। और वन टाइम डेल्टा, डेल्टा हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ अ जॉइंट। इस मेथड के थ्रू हम ट्रस के जॉइंट को हमारे पास वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं या वर्टिकली मूव करते हैं या किसी भी एंगल पर या किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं। वन टाइम डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इंटू एन एल अपॉन ए ई। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो क्वांटिटीज है उसको डिस्कस करने से पहले अगर हम इसके जनरल प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे किसी भी जॉइंट की अगर हमें मूवमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट, हम ये यूजुअली यही देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है या वर्टिकल मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट चाहिए हम उस डायरेक्शन में एक वर्चुअल फोर्स लगा देते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 1। हम फोर्स जो लगाते हैं वो वर्चुअल फोर्स होती है, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जब हम वो फोर्स लगाते हैं तो ट्रस पे जितनी भी रियल फोर्सेज होती है उन सब के सब को हम रिमूव कर देते हैं। हमारे पास उस वक्त ट्रस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या लग रहा होता है, यूनिट लोड लग रहा होता है। इसी वजह से मेथड ऑफ यूनिट लोड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। यूनिट हमारे पास, यूनिट से हमारा 1 पाउंड भी हो सकता है, 1 किक भी हो सकता है, 1 किलो न्यूटन भी हो सकता है। बेस से डिपेंड किस पे करता है कि हमारे पास रियल फोर्सेज का यूनिट हम क्या यूज कर रहे हैं। और हमारे पास वर्चुअल वर्क इसलिए कहते हैं कि हमारे पास वो जो लोड होता है वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम अपने ख्याली से बस एक लोड लगा देते हैं ट्रस की उस मूवमेंट की डायरेक्शन में। हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ट्रस है, दिस इज मुझे क्या चाहिए, मुझे ये देखना है कि ये वाला जॉइंट जब इसके डिफ्लेक्ट होगा तो हमारे पास इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह होगी। अगर कुछ थोड़ा सा तो मुझे ये देखना है कि ये हॉरिजॉन्टली कितना मूव करता है, ये वाला जॉइंट बी, या मुझे ये देखना है कि जॉइंट बी सॉरी वर्टिकली तो नहीं मूव करेगा, ये वाला जॉइंट सी। अगर आप देखें तो आपके पास ये लाइन इधर जा रही है और ये थोड़ा सा इधर होगा, तो ये वर्टिकली हमारे पास किसी डिस्टेंस पे आएगा। तो वर्टिकली कितना मूव करता है हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टली आप देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, तो इस केस में हम जॉइंट सी का वर्टिकल मूवमेंट, जॉइंट सी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या जॉइंट बी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रोसीजर क्या होगा कि हमारे पास जितने भी रियल लोड लग रहे हैं, इस केस में हमारे पास रियल लोड क्या है, सिर्फ और सिर्फ पी लग रहा है। तो हमारा पहला स्टेप होगा वर्चुअल एनालिसिस। पहला स्टेप हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वर्चुअल एनालिसिस। वर्चुअल एनालिसिस से क्या मराद है कि हमने जितने भी रियल फोर्सेस ट्रस पे लग रही हैं उसको रिमूव करके वहां पे वर्चुअल फोर्स लगा देती है। हम किस जगह पे लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है, तो हमने उस जॉइंट पे लगानी है जिसकी हमें मूवमेंट चाहिए हो, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए हो उस डायरेक्शन में लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, सी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना ट्रस बना दूंगा और उससे रियल फोर्सेस सारी की सारी रिमूव कर दूंगा। अब हमारे पास ये सिंपल ट्रस है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी, तो मैंने क्या करना है, इस पे मुझे सी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहिए थी, तो मैंने जॉइंट सी पे फोर्स लगानी है और किस डायरेक्शन में लगानी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगानी है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब ये आपके पास 1 किप भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपके पास ये किस में, अगर ये किप में है तो आपके पास ये 1 किप हो जाएगा। अगर मुझे क्या चाहिए हो, सी की वर्टिकल मूवमेंट चाहिए हो, तो मैं सेम फोर्स लगाऊंगा और किस डायरेक्शन में लगा दूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, या इसको इस तरह भी लगा सकते हैं या इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो आपके पास, या इस तरह लगाएंगे, दोनों केसेस में आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम इंस्पेक्शन से ये कह सकते हैं कि आपके पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और वर्टिकल मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे और हम देखेंगे कि जॉइंट किस तरफ जा रहा है। अगर नहीं पता लग रहा है कंडीशन से वो तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी हमें देख के पता लग रहा है कि ये जॉइंट नीचे की तरफ आएगा, तो हम जो फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होना लाजमी है एनालिसिस के इजी होने के लिए, और इसका हमारे पास इस डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर आप देख के ये बता सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो फिर आपको ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगानी चाहिए। देन पहला स्टेप होगा वर्चुअल एनालिसिस। जैसे ही हम ये वाली फोर्स लगाएंगे इसकी वजह से ट्रस के मेंबर में फोर्सेस जनरेट होंगी।
ईच एंड एवरी मेंबर हमारे पास जीरो फोर्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे क्या आएंगी, फोर्सेज आएंगी। तो उन्हीं फोर्सेज को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे जो ट्रस्ट की फोर्सेज होगी उनको हम क्या कहेंगे, एंड कहेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा टू फाइंड एंड। जैसे ही हम वर्चुअल एनालिसिस करेंगे, अगर आप इसके रिएक्शन की बात करें तो आपके पास ये क्या है, वन केप, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वन केप आ जाएगा। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टली तो बैलेंस है, लेकिन आपके पास क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, कौन सी है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। हम रिएक्शन इसी तरह फाइंड करेंगे। अगर आप ये देखें तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आनी चाहिए। हमारे पास इसमें कोई भी फिक्स जॉइंट नहीं है, तो हम कपल मूवमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। हमें इस मूवमेंट को बैलेंस करना होगा, सॉरी, हम किसी भी पॉइंट पर फिक्स मूवमेंट नहीं अप्लाई कर सकते, तो हमें इस मूवमेंट को बैलेंस करना होगा बाय कपल मूवमेंट। अब इनका मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं और डायरेक्शन तो हमने देख ली, ये क्लॉकवाइज बन रहा था, तो इसका क्या बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए। ये दो फोर्सेस क्लॉकवाइज, तो ये दो एंटी क्लॉकवाइज, और इनका मैग्नीट्यूड लेंथ के साथ रिलेट करके किस तरह निकालते हैं हम एग्जांपल्स में देखेंगे। सिमिलरली ये तो आधा आधा आ जाएगा जितना भी हुआ, 1/2 एंड 1/2। देन हम क्या करना होगा, जॉइंट मेथड यूज करके ईच एंड एवरी मेंबर में फोर्सेस निकालनी होगी। सो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हम डायरेक्टली ही विदाउट यूजिंग जॉइंट मेथड हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मेंबर्स ज़्यादा हो जाए, अगर आप नहीं निकाल सकते या आपका एनालिसिस जॉइंट मेथड पे इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप देख के फोर्सेस निकालें, तो आपको ईच एंड एवरी जॉइंट से जॉइंट बाय जॉइंट मूव करना होगा, हर एक जॉइंट पे जाकर फोर्सेस निकालनी होगी। तो सबसे पहले आपने अपने क्या करना है, अपना एनालिसिस ऑन जॉइंट मेथड स्ट्रांग करना है कि आपके पास जॉइंट पे जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप जॉइंट को देख के ही फोर्सेस को निकाल सके या बता सके डायरेक्ट कैलकुलेशन से। सो पहला स्टेप हमारा हो गया टू फाइंड एंड। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, टू फाइंड कैपिटल एन। बाकी हमारे पास लेंथ ऑफ मेंबर नॉन होगी, एक्सिस रिजिडिटी आपके पास नॉन होगी, 1 10 10 10। हमने दो ही काम करने हैं, कैपिटल एन निकालना है, एक स्मॉल एन निकालना है। तो स्मॉल एन हमने निकाल दिया। अब कैपिटल एन किस तरह निकालना है, ये कैपिटल एन क्या है, तो कैपिटल एन हमारे पास क्या है, रियल फोर्सेज है। आपके पास ये मेंबर है, सॉरी ये ट्रस है, तो आपके पास अगर ये देखें तो इस पर आपके पास क्या है, रियल फोर्सेज लग रही होंगी, जो कि आपके पास क्या है, मैंने इसे पी कहा हुआ था। वो इस पी की वजह से ट्रस्ट के ईच एंड एवरी मेंबर में आपके पास एक फोर्स जनरेट होगी। वो कंप्रेशन भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है। तो आपने याद रखना है, कंप्रेशन को आपने क्या करना है, नेगेटिव लेना है, और यहाँ पे आपने जस्ट अगर आप इसको इस तरह शो करने के बजाय, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमें साइन देखने के बजाय, तो हम यहाँ पे इसमें इसको ये अवॉइड करेंगे, हम किस में शो करेंगे, माइनस के साइन के साथ शो करेंगे। यूजली तो हमारा मेथड ये था, अगर कंप्रेशन हो तो हम इसको इस तरह शो कर देते हैं और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन इस केस में हमारा एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम साइन की तरफ नहीं जाएंगे, साइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम डायरेक्ट -5 लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 आ रहा है तो हमारा पहला स्टेप होगा वर्चुअल एनालिसिस एंड सेकंड स्टेप होगा रियल एनालिसिस, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन। अब आपके पास एन फोर्सेज भी आएंगे बाय जॉइंट मेथड, और कैपिटल एन स्मॉल एन दोनों फोर्सेज के लिए आपके पास जॉइंट मेथड का स्ट्रांग होना या ट्रस्ट एनालिसिस का स्ट्रांग होना बहुत लाजमी है। सो हम जनरल बात करें तो इसके यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास 1 टाइम डेल्टा, या ये हम एग्जांपल में ही बराबर करते हैं कि आपके पास यूनिट बराबर करने लाजमी होती है। यूनिट करना ये कभी इंच और फीट और ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी होती है, बराबर करनी होती है। तो हमारे पास अगर इस तरफ यूनिट देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, फोर्स का यूनिट फॉर एग्जाम्पल किप है, और इसका यूनिट क्या है, इंच है। फोर्स का यूनिट किप है और देखें का यूनिट इंच है या फीट है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक किप, यहाँ पे आ जाएगा किप। स्मॉल एन का यूनिट भी किप होगा, कैपिटल एन का भी यूनिट भी किप होगा, और लेंथ का यूनिट यूजली आपके पास क्या होता है, फीट होता है, और एक एरिया का यूनिट आप इंच स्क्वायर ले सकते हैं इजीली, और इसका आप ले सकते हैं किप पर स्क्वायर इंच। ये इंच स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये किप इस किप के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये किप इस किप के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इंच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, फीट बच रहा है, तो हम इसको 12 इंचेस लिख सकते हैं। तो आप इस तरह इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। सो हम इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम एक रियल एग्जांपल की तरफ जाएंगे जिसमें ट्रांस एनालिसिस भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा और कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी। आपके पास इन मेथड में जस्ट कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा भी नहीं है। आपने जस्ट कैलकुलेशन, अगर आपका ट्रांस एनालिसिस स्ट्रांग है तो आपने जस्ट कैलकुलेशन पे फोकस करना है। कैलकुलेशन लेंथी हो सकते हैं ये मेथड, लेकिन अब हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है, इस पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम फोर्सेस को बाय इंस्पेक्शन ही निकालने की कोशिश करेंगे। हमने क्या करना है, पहला स्टेप जैसा कि हमने बात की थी, हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल एनालिसिस होगा। इससे क्या मुराद है, हमने सारी की सारी रियल फोर्सेज रिमूव करनी है, और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए उस डायरेक्शन में हमने एक्यूरेट फोर्स लगा देनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारा ट्रस है,
हमने क्या करना है, हमारे पास इसमें से रियल फोर्स है और आपके पास क्या है 4 किलो न्यूटन है, उसकी जगह हमने एक वर्चुअल फोर्स लगानी है आप यूनिट मैग्नीट्यूड 1। हमें इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसकी डायरेक्शन वर्टिकल होगी, लेकिन वो अपवर्ड लेंगे या डाउनवर्ड लेंगे। उसके लिए आप अपवर्ड भी ले सकते हैं लेकिन डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क यही है कि आप पहले उसकी डायरेक्शन को गेस कर लें किस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर उसी डायरेक्शन में लें। जैसे कि आपके पास ये 4 किलो न्यूटन है, तो अगर इसकी डिफ्लेक्टिव शेप ड्रॉप है तो 4 किलो न्यूटन इसको इस तरफ करेगी और ये इस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो फोर्स होगी इसको 1 किलो न्यूटन को वर्टिकली डाउनवर्ड ले लूँगा। अब आपके पास रिएक्शन है, आप जस्ट मूवमेंट ले किसी पॉइंट पर निकालें या देख के हम ये कह सकते हैं कि 0.5 इधर आ जाएगा, 0.5 इधर चला जाएगा, 0.5। अब हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी मेंबर में क्या करना है, फोर्सेज निकालनी है। आपके पास ये अगर 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये एंगल 36.87 हो जाएगा। 3, 4, 5 के एंगल याद रखने पड़ते हैं, 36.87 एंड 53.13। अगर 3, 4 हो तो 53.13, अगर 4, 3 हो जैसा कि अभी है तो 36.87। सो हम क्या करते हैं, जॉइंट ए पे जाते हैं, अगर जॉइंट ए पे ड्रा करें तो आपके पास क्या है 0.5 एफ ए बी and FAC with the angle of 36.87। अब ट्रस एनालिसिस करना है, जॉइंट एनालिसिस, तो आपको पता है जॉइंट पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फोर्सेज एप्लीकेबल होते हैं, 2 इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, x समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0। आप इन दोनों में से कोई भी पहले अप्लाई करें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम वो वाली इक्वेशन पहले अप्लाई करते हैं कि जिससे हमें एक अननोन मिल जाए। इस केस में अगर आप देखें तो अगर मैं समेशन f ऑफ x पहले अप्लाई कर दूं तो आपके पास f a भी अननोन है, इसका भी कंपोनेंट x में है, सो ये सारी फोर्स x डायरेक्शन में, और f a c का भी एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में, दोनों की दोनों हमारे पास क्या है अननोन है। तो हम क्या करेंगे, डूइंग स्मार्ट वर्क, हम पहले समेशन f ऑफ y अप्लाई कर देंगे। अगर मैं समेशन f ऑफ y अप्लाई करता हूं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ f a c का कंपोनेंट y डायरेक्शन में अननोन है और 0.5 फोर्स आपके पास जो लग रही है तो आपके पास नोन है। तो समेशन f ऑफ y से आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 अपवर्ड जा रहा है प्लस f a c इनटू sin ऑफ 36.87। तो यहाँ से अगर आप f a c निकाल दें तो इट बी इक्वल टू -0.5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 36.87, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.833। अब जैसा कि मैंने बात की थी, हम यहाँ पे अब इसको कंप्रेशन वाले सिंबल से शो नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बार बार देखना होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे -0.833। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, समेशन f ऑफ x अप्लाई कर दें, समेशन f ऑफ x से आपके पास आ जाएगा f a b will be equal to 0.833 into cos of 36.87। आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। समेशन ऑफ f a b आपने ये वाला अगर पॉजिटिव दिया है प्लस -0.87 into cos of 36.87 equal to 0, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से जो इसकी फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 0.67, और ये किस में हो जाएगा, टेंशन में है तो हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। और अगर आप देख लें तो बाकी तो आपके पास सिमेट्रिकल है, अगर ये 0.833 है ये भी आपके पास क्या होना चाहिए -0.833 होना चाहिए, बाकी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था कि हमने स्मॉल एन फोर्सेज निकाल दी, जो कि हमारे पास बाय द नेम वर्चुअल एनालिसिस जाना जाते हैं। देन उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारे पास होगा रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास जितनी भी रियल फोर्सेज हैं वो सारी की सारी ट्रस पे लगेंगे, और उसकी वजह से ट्रस के हर कंपोनेंट में जो फोर्सेज जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी, टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, हमने वो फोर्सेज निकाल दी हैं। इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास ये हमारे पास है। अब मैंने कहा था कि हम रिएक्शन डायरेक्ट निकालेंगे, तो आपके पास ये क्या है 4 किलो न्यूटन, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल है, और इन 2 स्पोर्ट्स में से एक ही स्पोर्ट जो है जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोक सकते हैं, वो आपके पास क्या है जॉइंट ए, जो कि आपके पास हैंड स्पोर्ट है। तो ये 4 किलो न्यूटन यहाँ पे रेजिस्ट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे रेजिस्ट हो सकती है। अब समेशन f ऑफ x तो बैलेंस है और समेशन f ऑफ y भी बैलेंस है, लेकिन आपके पास ये क्या कर रहे हैं, एक कपल मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। अब कपल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितने है, आपके पास इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितने है 3, तो कपल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास कितने 12। अब इस मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए आपके पास अगर कोई फिक्स जॉइंट होता तो आप वहाँ पे डायरेक्ट 12 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट लगा देते, लेकिन हमारे पास इस केस में कोई भी फिक्स जॉइंट नहीं है और ट्रस के केस में होता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कपल मूवमेंट से बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास दोनों वर्टिकल फोर्सेज है, द सेम डिस्टेंस हमारे पास, हम यहाँ पे ही उसको बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास 2 स्पोर्ट्स रिएक्शन हो जहाँ पे वर्टिकल फोर्सेज आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम कपल्स बना सकते हैं, फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन एंड हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो ये आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज कपल आना चाहिए। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो कपल का मैग्नीट्यूड है
कपल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना है 8। हम डिस्टेंस लिख लेता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास ये आ जाता है 1.5, 41.5। तो आपके पास ये 1.5 डाउनवर्ड और ये 1.5 अपवर्ड। तो यही हमारे पास क्या था, हमने इसके सिर्फ और सिर्फ अभी रिएक्शन निकाले हैं। तो सेम हम क्या करेंगे, जॉइंट बाय जॉइंट मूव करेंगे और हर जॉइंट पे हमने क्या करनी होगी, फोर्सेस निकालनी होगी ए बी एंड सी। अब आपके पास स्मार्ट वर्क ये है कि हम सबसे पहले किस पे चले जाएं, जॉइंट बी पे चले जाएं। वहाँ पे हमारे पास एनालिसिस थोड़ा सा सिंपल होगा, आपके पास ये वाली फोर्स इजीली निकल जाएगी, देन इस फोर्स को निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। या ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स एज्यूम ए से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास क्या है 4 किलो न्यूटन, 1.5 एफ ए बी एफ ए सी और ये एंगल आपके पास 36.87 है। तो इस पे भी हम स्मार्ट वर्क करेंगे। पहले इक्वेशन समेशन एफ ऑफ एक्स की नहीं लगाएंगे, हम समेशन एफ ऑफ वाई की इक्वेशन लगाएंगे। समेशन एफ ऑफ वाई से आपके पास आ जाएगा 1.5 सो माइनस 1.5 प्लस एफ ए सी साइन ऑफ 36.87। तो यहाँ से आपके पास एफ ए सी आ जाएगा प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 36.87। तो ये आपके पास बनता है 2.5 किलो न्यूटन और ये आपके पास टेंशन में होगा। ये आप अपने आप को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देखेंगे जो मेंबर है इन दोनों को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों कंप्रेस होंगे तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ये जो है इस तरफ मूव करेगा, तो इसमें आपके पास क्या आएगी, टेंशन आएगी। और इस केस में ये इसको खींच रहा है, तो आपको अगर ये इसको खींच रहा है तो इसमें तो टेंशन आएगी, लेकिन ये आगे की तरफ जाकर इसको कंप्रेस कर रहा है, इसको खींचने की वजह से नीचे आ रहा है, ये वाला मेंबर कंप्रेस हो रहा है, तो इसमें आपके पास कंप्रेशन आनी चाहिए। और ये आगे की तरफ जाएगा तो इसमें क्या आनी चाहिए, टेंशन आनी चाहिए, जो हमारे पास अभी आएगी। सो हमने यहाँ पे समेशन एफ ऑफ वाई की इक्वेशन लगा दी। अब आप इस पे समेशन एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा -4 समेशन एफ ऑफ एक्स -4 प्लस 2.5 cos ऑफ 36.87 ये वाला और प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप एफ ए बी निकाल दें तो वो आपके पास 2 किलो न्यूटन आ जाएगा। सॉरी हम इसको 2 ही लिखेंगे, हम इधर साइड पे मेंशन कर दें कि फोर्सेज आर इन किलो न्यूटन। हर एक के साथ लिखने से बेहतर है कि आप ट्रस के साइड में मेंशन कर देंगे किलो न्यूटन में और आप जस्ट मैग्नीट्यूड लिख देंगे। ये हो गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह गया, तो उसके लिए हम जॉइंट बी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ट्रस तो आप जॉइंट बी पे जाएं और जॉइंट सी से अपनी फोर्सेज को वेरीफाई कर दें। लेकिन हमारे पास ये तो सिंपल सा ट्रस है, हमारे पास वेरीफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट जॉइंट बी पे जाता हूँ। जॉइंट बी पे हमारे पास समेशन एफ ऑफ वाई की इक्वेशन लगाते हैं। अब हमें जॉइंट बी ड्रा करने की जरूरत नहीं, जस्ट बाय इंस्पेक्शन में इस पे डायरेक्ट इक्वेशन लगा रहे हैं। तो 1.5 अपवर्ड है, 1.5 माइनस सॉरी ये भी अपवर्ड होगा प्लस एफ बी सी इंटू साइन ऑफ 36.87। तो आपके पास ये फोर्स भी सेम आएगी, क्योंकि ये आपके पास क्या था 1.5 एफ ए सी साइन ऑफ 36.87, 1.5 और एफ बी सी साइन ऑफ 36.87। लेकिन आपके पास ये किस में आ जाएगी, कंप्रेशन में आ जाएगी, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये वाली फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, -2.5। सो हमारा ट्रस एनालिसिस कंप्लीट हो गया। हमने जो फोर्सेस निकालनी थी, अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है कि हमने वर्चुअल वर्क मेथड को अप्लाई करना है। वर्चुअल वर्क मेथड हमारे पास क्या है कि समेशन ऑफ n इनटू l अपॉन ए ई। इस केस में हमने ए ई को कांस्टेंट रखा हुआ है या इसकी वैल्यू भी हो सकती है। सो समेशन ऑफ n इनटू l अपॉन ए ई। आपके पास 3 मेंबर है, 3 मेंबर है तो 3 फोर्सेज आ जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको अगर मेंबर नंबर 1 कह दूँ, इसको मेंबर 2 कह देते हैं, इसको मेंबर 3 कह देते हैं। सो हमारे पास 1 टाइम डेल्टा विल बी इक्वल टू इसकी सबसे पहले वर्चुअल फोर्स वो आपके पास क्या है 0.67, इसकी रियल फोर्स वो आपके पास क्या है 2 किलो न्यूटन, इसकी लेंथ आपके पास क्या है 4 + 4 8 अपॉन ए ई। अगर इन केस ए ई हम पहले नहीं लिखते, इसको बाद में लिखते हैं, साथ साथ लिखने से कुछ फायदा नहीं। कैलकुलेशन के बाद ए ई हमारे पास एक ट्रस के लिए यूजली कांस्टेंट ही होता है, अगर ना कांस्टेंट हो तो फिर वो अलग बात है। प्लस आपके पास दूसरा मेंबर हमने सीखा है -2.5 -0.833 और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 3 4 एंड 5, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये वाली लेंथ 5 हो जाएगी। अब इसको 3 4 5 का एंगल बन रही है, अगर परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 हो तो इसकी हाइपोटेन्यूज 5 होती है, डिवाइडेड बाय ए ई। और प्लस नंबर 3 आपके पास क्या है 2.5 + 2.5 -0.833
इंटू 5 डिवाइडेड बाई ए पी। आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 1 टाइम डेल्टा सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर रह जाएगा, हो जाएगा 10.72। और अगर आप इधर से किलो न्यूटन को कैंसिल करते हैं, 1 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो किलो न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 किलो न्यूटन बच जाएगा, क्योंकि फोर्सेस हम किलो न्यूटन में ले रहे हैं। तो किलो न्यूटन डिस्टेंस हमने किस में लिया हुआ है, मीटर में लिया हुआ है, अपॉन ए ई। अब इस केस में ए ई हमें गिवन है, कितना है, एरिया इज 400 मिलीमीटर का स्क्वायर, और ई हमारे पास क्या है, 200 जीपीए। तो जीपीए हमारे पास क्या होता है, गीगा पास्कल। सो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 200,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो अगर ये हमारे पास आ जाएगा 10.72 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलो को खत्म करने के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूटन, और मीटर को खत्म करने के लिए आपके पास एक 10⁻³ आ जाएगा, तो 10⁻6। किलो भी खत्म हो गया, मीटर भी खत्म हो गया, तो ये आपके पास रह जाएगा न्यूटन मिलीमीटर डिवाइडेड बाई एरिया आपके पास क्या है, 400 मिलीमीटर का स्क्वायर इंटू 200,000 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल, तो आपके पास यूनिट क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आते हैं 0.134 मिलीमीटर। अगर कैलकुलेशन की कुछ मिस्टेक्स हो तो वो आप खुद देख सकते हैं। हमने जस्ट क्या करना है, बेसिक प्रोसीजर हमारे पास वही रह गया, वर्चुअल एनालिसिस, देन रियल एनालिसिस, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन। इस पे हम थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करते हैं, और उस पर हम डायरेक्ट फोर्सेस को जॉइंट पे जाने के बगैर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम एक और एग्जांपल करते हैं, आप यूनिट लोड मेथड। हमने क्या करना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप जॉइंट सी मालूम करना है। सो सिमिलरली हमारा प्रोसीजर वही सेम रहेगा, वर्चुअल एनालिसिस, रियल एनालिसिस और कैलकुलेशंस। सो सेम हमने क्या करना है, अब हमारे पास 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लग रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे भी जो जॉइंट है नीचे की तरफ मूव करेगा, तो हम यहाँ पे 1 किलो न्यूटन की फोर्स निकाल लेते हैं। सो हमारे पास अगर आप ये देखें तो दिस इज 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और ये भी आपके पास अगर 10 मीटर है तो आपके पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 45, और ये वाला एंगल भी 45, और आपके पास ये वाली हाइट हो जाएगी 14.14 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो हमारे पास अगर ये 1 है, और अगर आपके पास ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2 टाइम है, और ये 1 टाइम है, तो आपके पास यहाँ पे जो लोड है उसका टोटल 2 टाइम यहाँ पे आ जाता है 0.67, एंड 1 टाइम यहाँ पे चला जाता है 0.33। आप ये कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, ये जस्ट बाय इंस्पेक्शन कि आपके पास ये वाला डिस्टेंस 2 टाइम है एग्जैक्टली इसके, तो आपके पास 2 टाइम लोड करीब पे चला जाता है, और 1 टाइम लोड उस जिस तरह 2 टाइम डिस्टेंस है उस तरफ चला जाता है 0.33। सो यहाँ पे अगर आप समेशन एफ ऑफ वाई लगाएंगे तो 0.33 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अगर हम फोर्सेस लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो आपके पास 0.33 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45, तो आप डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45, और आपके पास अगर ये अपवर्ड लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए उसका कंपोनेंट डाउनवर्ड लगना चाहिए। तो इसका अगर कंपोनेंट डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब है ये वाली फोर्स किस में होगी, कंप्रेशन में होगी। तो आपके पास 0.33 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45, तो ये आ जाएगा 0.47। सिमिलरली 0.47 इंटू cos ऑफ 45, तो आपके पास sin 45 cos ऑफ 45 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली फोर्स दोबारा आपके पास क्या आ जाएगी, 0.33। अब आपके पास इसका जो x कंपोनेंट है, इसका मतलब वो 0.33 का होगा जो इसके साथ बैलेंस हुआ है, तो इस तरफ जो इसका x कंपोनेंट है वो 0.33 है, तो आपके पास यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो भी आपके पास 0.33 होगा, तो इस तरफ x वाला एक ही कंपोनेंट बचता है, तो वो भी आपके पास 0.33 होना लाजमी है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप जस्ट जॉइंट बाय जॉइंट मूव कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट वॉइस को फॉलो करें। इसका कंपोनेंट आपके पास 0.33 होगा जो कि इसके साथ बैलेंस हो रहा है इस जॉइंट पे, तो इसका मतलब है इस जॉइंट पे भी इसका जो कंपोनेंट होगा वो 0.33 होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बैलेंस हो सकता है। और अगर ये कंप्रेशन में है तो ये यहाँ से इस तरफ लगेगा जॉइंट एफ पे, इसका कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे का कंपोनेंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगना लाजमी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फोर्स होगी वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, -0.33। ये 0.33 माइनस 0.33 0.47, अब अगर ये 0.67 है तो आपके पास ये हो जाएगा 0.67 डिवाइडेड बाय साइन 45, 0.67 डिवाइडेड बाय साइन 45 आपके पास इसका जो कंपोनेंट होगा, और ये अपवर्ड लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड लगेगा, मतलब ये किस में होगा, कंप्रेशन में होगा, और 0.67 डिवाइडेड बाय साइन 45 तो ये 0.95 आ जाएगा, माइनस आप 0.95। अब आपके पास अगर इस जॉइंट पे देखें तो इस पे अगर 1 आपके पास
ये वाला जो 0.95 हो जाए 0.95 सो डिवाइडेड बाई cos 45 से आपके पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे 0.95 cos 45 और 0.95 sin 45, दोनों की सेम मैग्नीट्यूड होगा। सो 0.95 cos 45 आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरफ बैलेंस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.67 आपके पास ये 1 लोड लग रहा है, तो अगर समेशन एफ ऑफ वाई से ये 1 का 1 यहाँ पे चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा, टेंशन में चला जाएगा। आपके पास ये 0.33 है, ये 0.67, ये 0.67 जो है सीधे का सीधा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 0.67, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में और कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ 0.33 है, इस तरफ 0.67 है, तो इसका मतलब है सेंटर वाले मेंबर में कोई ना कोई फोर्स आएगी, वो हम डायरेक्ट किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको या तो इस जॉइंट पे अप्लाई कर दें, कोई भी जॉइंट इस जॉइंट को ले लें या इस जॉइंट को ले लें, तो आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इस जॉइंट पे अभी आपके पास ये वाली फोर्स भी नहीं है। सो अगर हम इस जॉइंट से ये वाली फोर्स अप्लाई फाइंड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर समेशन एफ ऑफ वाई लगाएंगे तो आपके पास एक 1 आएगा और एक आपके पास ये आएगा। 1 डाउनवर्ड लगा है तो इसका मतलब है ये अपवर्ड लगेगा, तो इसका मतलब है इसमें कंप्रेशन होगी। अगर आप जॉइंट ई लें और समेशन एफ ऑफ वाई की इक्वेशन अप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा -0.47, और अगर आप इसका -0.47 इंटू cos ऑफ 45 तो ये आपके पास क्या जाएगा 0.33। 0.47 डिवाइडेड बाई cos 45 या 0.47 इंटू sin 45 आपके पास 0.33। इसका y कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बैलेंस हो सकते हो, तो 0.33। ये हमारे पास था वर्चुअल एनालिसिस। हमने सिर्फ और सिर्फ इस जॉइंट पे जाकर ये फोर्स निकालने की जरूरत थी, और भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है। उसके बाद हम आते हैं रियल एनालिसिस की तरफ। रियल एनालिसिस में हमारे पास ये है कि बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल है, 4 किलो लोड लग रहा है, तो आपके पास सीधा 4 किलो यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 किलो यहाँ पे चला जाएगा। अब आपके पास ये वाला जो होगा 4 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय sin 45, 4 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय sin 45, ये अपवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब है इसका y कंपोनेंट डाउनवर्ड लगेगा और ये कंप्रेशन में होगा तो -5.67 या -5.66। सो आपके पास अगर ये -5.67 देते तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा -5.67। सो -5.67 डिवाइडेड बाई cos 45। अगर आपके पास एंगल 45 हो तो आपके पास ये वाला जो रिएक्शन होता है, ये अगर इस पॉइंट में कोई भी रिएक्शन ना हो तो डायरेक्ट ये वाली फोर्स इसके बराबर आ जाती है, और ये वाली फोर्स आपके पास कितनी हो जाएगी 4 किलो न्यूटन। (5.67) डिवाइडेड बाय sin 45 तो आपके पास 4 किलो न्यूटन ये वाली फोर्स आ जाएगी। अगर ये 4 किलो न्यूटन है तो मतलब इसका जो x कंपोनेंट है वो 4 किलो न्यूटन है, और वो यहाँ पर किससे बैलेंस होगा, इससे बैलेंस हो जाएगा 4 किलो न्यूटन का, और ये किस में होगा, कंप्रेशन में होगा, क्योंकि आपके पास अगर ये कंप्रेशन में है तो इसका मतलब है ये इस तरफ लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे का इस तरफ लगना लाजमी है, तो वो भी किसको होना चाहिए 4 किलो न्यूटन को होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास 4 किलो न्यूटन आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला फोर्स इसमें ट्रेवल हुआ, तो ये वाला फोर्स सीधे का सीधा इसमें ट्रेवल हो गया, मतलब इस जॉइंट पे समेशन एफ ऑफ एक्स के लिए कोई भी कंपोनेंट नहीं बचा। अगर मतलब इन शॉर्ट ये वाला फोर्स, ये वाला मेंबर जीरो फोर्स मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो 4 किलो न्यूटन का लोड था हॉरिजॉन्टल में, वो सीधा के सीधा इस मेंबर में चला गया 4 किलो न्यूटन। यहाँ से 4 हमने इस जॉइंट से निकाला है और ये वाला 4 इधर से ट्रेवल करके आए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक 4 को नहीं ट्रांसफर कर सकते बाय इंस्पेक्शन, क्योंकि बीच में इसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा, तो इसका मतलब है ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। तो ये वाला 4 किलो न्यूटन सीधे का सीधा इसमें चला जाएगा 4 किलो न्यूटन। सो हमने बाय इंस्पेक्शन दोनों के दोनों उसमें से फोर्सेस निकाल दिए विदाउट मूविंग एट एनी जॉइंट। अब आप इसके बाद क्या करना है, जैसे इसके बाद वर्चुअल वर्क मेथड की इक्वेशन लगानी है। वो हमारे पास क्या था n into L upon AE। सो हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें 4 and 0.33 की, तो आपके पास 4 and 0.33 का एक मेंबर ये है, 4 and 0.33। सो आपके पास दो मेंबर आ जाएंगे जिनमें रियल वर्चुअल फोर्सेस 0.33 की है और रियल फोर्सेस आपके पास क्या है 4 की है, और उनकी लेंथ की बात करें तो दोनों की लेंथ आपके पास क्या है 10 डिवाइडेड बाई AE को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, प्लस ये वाले दो मेंबर हो गए। उसके बाद अगर आप ये वाले दो ले लें तो इसमें भी 4 है और क्या है 0.67, 4 और 0.67 प्लस 2 मेंबर ऑफ वर्चुअल फोर्सेस 0.67 एंड रियल फोर्सेस ऑफ 4 एंड ऑफ लेंथ 10 मीटर डिवाइडेड बाई AE। तो आपके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अगर आप ये लेना 5.67 तो इसमें वर्चुअल फोर्सेस अलग है, तो मतलब हमें ये अलग लेना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.95 इंटू 5.67 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो अंडर द स्क्वायर रूट 10, ये अगर 10 हो तो ये आपके पास होती है 14.14,
डिवाइडेड बाई ए, ये आप निकाल सकते हैं अंडर द स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आपके पास 14.14 आ जाएगी। अब आपके पास ये मेंबर हो गया, ये मेंबर और ये मेंबर, ये तो है ही जीरो फोर्स मेंबर, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो मेंबर रहते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो -5.67 इंटू -0.47 इंटू 14.14 डिवाइडेड बाई ए ई, ये मेंबर भी हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये रहता है तो -4 इंटू -0.33 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ए ई। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमने 7 नंबर का लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक नंबर हमारे पास रहता है। कौन सा? ये वाला। ये आप बाद में कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो मेंबर लिखे हैं सारे हुए या नहीं। अब हमारे पास ये रह गया था, तो आपके पास इसमें क्या है, 1 किलो न्यूटन की टेंशन है, वर्चुअल फोर्स 4 किलो न्यूटन की रियल फोर्स, और इसकी लेंथ कितनी है 10 डिवाइडेड बाई ए ई। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो डेल सी वर्टिकल आपके पास आ जाएगा। सो कैलकुलेट कर लें, आगे जस्ट कैलकुलेशन, ये जो भी आंसर हो आपके पास ये आ जाएगा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ जॉइंट सी। सो हमारे पास क्या था कि हमने डायरेक्ट एनालाइज करने की कोशिश की है कि हम जॉइंट पे मूव किए बगैर जॉइंट की फोर्सेस को किस तरह निकालें। ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा।